तो ये जो सारी आइटम्स थी हमने खाली कर दी, बैंक को बैंक अकाउंट में भेज के स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर को ये भेज दिया। ठीक है, लास्ट आइटम बची प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस सारा पार्टनर्स का होता है। अगर लाइबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट होता है, और एसेट साइड में है तो वो लॉस होता है। तो लॉस अगर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। तो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करेगा, डेबिट करेगा। तो मैंने क्या कहा था, ये वाली सारी चीजें इस साइड आएंगी। तो देखो P&L भी इधर ही है ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस साइड आएगा, ऑपोजिट साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया 10,000। रेशियो क्या थी, 3:2, तो 6,000 और 4,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड बिल्कुल खाली हो गई, एक भी चीज नहीं बची। तो मुझे बताओ, किसी को डाउट कि ये कहाँ जाएंगी? बैंक आ गया बैंक अकाउंट में, सारी एसेट्स आ गई रियलाइजेशन अकाउंट में, और लॉस आ गया किधर, पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जो सारी लाइबिलिटीज है वो ऑपोजिट साइड में आ जाएंगे, रियलाइजेशन के इधर। ठीक, तो क्या क्या है देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स लिख दिए 42,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड PF का पैसा है ना, ये एम्प्लॉयज की तनख्वाह में से कटता है, तो ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। मिसिज, देखो पार्टनर आशीष और कानव है, तो मिसिज आशीष तो आउटसाइडर ही कहलाई ना, तो मिसिज आशीष का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। उसके बाद कानव पार्टनर है, तो कानव आउटसाइडर नहीं है, तो कानव का लोन इधर आएगा। देखो ये बैलेंस शीट में इस साइड है ना, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में इस साइड आएगा। सारी चीजें ऑपोजिट साइड पोस्ट होती है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने शायद कल भी किया था, अब मैं फिर बता दे रही हूँ। WCR 20,000 का है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ती है कि कोई वर्कर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, कि वर्कमैन को कंपनसेट हमने किया है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है। कल के क्वेश्चन में थी, ठीक है, आज के क्वेश्चन में नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व जो है बनता कहाँ से है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही पैसा निकाल के रिजर्व्स बनाते हैं। तो अब इस रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई लाइबिलिटी होती तो हम वो लाइबिलिटी पे करते, फिर अगर कुछ बचता तो वो पार्टनर्स को देते, लेकिन इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, यानी सारा ही बच गया, ये सारा ही बच गया। अगर वर्कमैन की लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई वर्कमैन गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वो कहता है कि अब मैं 4-6 महीने के लिए बेड रिडन हो गया, अनफिट हो गया, मेरे घर परिवार को कौन पिलाएगा, कंपनसेट दो, कंपनसेशन दो। उसके लिए कंपनसेशन मांगता है कोर्ट केस के थ्रू, ठीक है, तो फिर वो देना पड़ जाता है। तो उसके लिए हमने ये रिजर्व बना के रखा है। तो अभी ऐसा कोई क्लेम इसके ऊपर नहीं है, तो इसका रिजर्व फ्री हो गया। तो ये किसको दे देंगे हम, पार्टनर्स को। तो ये सीधे की सीधे ये इस साइड है ना, तो पार्टनर्स के इस साइड आ जाए, ठीक है। अच्छा, इस साइड पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस भी जाएगा, क्योंकि पहली लाइन हमेशा ओपनिंग बैलेंस के लिए रिजर्व रखो। तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 और 80,000, और WCR के लिए दूसरी लाइन, तो बांट दिया 12,000 और 8,000। अब तीसरी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखो इधर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे डेटर्स और उनका प्रोविजन होता है ना, डेटर्स इधर और प्रोविजन इधर लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का रोल होता है। इन्वेस्टमेंट इधर लिख दी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इधर लिख दिया और छोड़ दिया, ये कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई लाइबिलिटी नहीं है, लिख के छोड़ दिया, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिख के छोड़ दिया। अब देखो पूरी लाइबिलिटी साइड खाली हो गई, ये रियलाइजेशन में गया, ये रियलाइजेशन में गया,
ये रियलाइजेशन में गया, इसका लोन अकाउंट बना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया, ये रियलाइजेशन में गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 50% काम आपका हो गया, बैलेंस शीट खाली हो गई। अब ये 6 एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से समझ के, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹38,000 एंड पे ऑफ मिसेज आशीष लोन। ठीक है, आशीष कह रहा है कि मैं ये फर्नीचर लेके जाऊंगा। अगर हम ये फर्नीचर मार्केट में बेचते तो बाय बैंक लिखते, लेकिन जब ये कोई पार्टनर फर्नीचर लेके जाता है तो उसका नाम लिखते हैं बाय आशीष, और ब्रैकेट में लिख देते हैं उस फर्नीचर, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना टिक लगाने के लिए कि कौन कौन सी एसेट चली है। तो बाय आशीष, अब बाय बैंक नहीं, क्योंकि पैसा नहीं आया, बाय आशीष। और ये 40 में नहीं लेके गया, कितने में लेके गया? और इस पर टिक लगा देंगे कि फर्नीचर बिक गया। ठीक है, अब वो कह रहा है मिसेज आशीष का लोन भी मैं ही पे कर दूंगा। अगर हमें लाइबिलिटी पे करनी होती तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू बैंक। लेकिन अब वो आशीष कह रहा है कि फर्म तुम चिंता नहीं करो, मैं ही ले जा रहा हूँ ये लाइबिलिटी। तो अब जब ये लेकर जाता है उसका नाम आता है, तो लाइबिलिटी लेके जाएगा तो टू बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू आशीष। क्या लिखेंगे? अभी टू बैंक लिखते हैं ना अगर हम लाइबिलिटी की पेमेंट करते, अब क्या लिखेंगे? और लिखेंगे मिसेज लोन, और इस पे भी टिक लगा देंगे कि इसकी भी पेमेंट हो। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? पहले हमने बैलेंस शीट खाली करी, फिर पहला पॉइंट पढ़ा। पहले पॉइंट में कहा गया था कि एसेट बिक गई और कोई दिक्कत। ये पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है वो? डेटर्स रिलीज्ड 15,000, प्लांट रिलीज 5% लेस। डेटर से मिल गए 15,000 और प्लांट से 5% कम पैसे मिले, तो जितना प्लांट है उससे 5% कम मिले, तो ये बाय बैंक लिखेंगे। डेटर से कितने मिले? 15,000 और प्लांट से कितने मिले? 5% लेस, यानी 2,10,000 का प्लांट है, उसमें से 5% लेस कर दो। 2,10,000 का 5% कितना हुआ? 10,000। तो कितना आया? 1,99,500। ठीक है, तो कितना आया टोटल? 15,000 और 1,99,500। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये पॉइंट नंबर 2 खत्म। ऐसे एक एक पॉइंट करते जाओ। नेक्स्ट, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट में ज्यादा परसेंटेजेस होते हैं ना बच्चे घूम जाते हैं, जबकि ध्यान से पढ़ोगे तो घूमने वाली कोई बात नहीं है। पढ़ो ध्यान से। कानव टूक ओवर 40% ऑफ स्टॉक। स्टॉक का है ये रहा। तो स्टॉक का 40% कौन लेके जा रहा है? कानव। तो जरा बताओ 24,000 का 40% कितना हुआ? 24,000 का 40% 9,600। तो बचेगा 60%, क्योंकि कोई भी चीज 100% अगर होती है तो 40% कोई लेके जा रहा है तो 60% बचना चाहिए। तो 24,000 में से 9,600 का जा रहा है, तो बचेगा कितना? 14,400 का ये बचेगा। तो वो कह रहा है ये लेकर जा रहा है कानव, लेकिन उसकी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? मैं लेके जा रहा हूँ 40%, 20% लेस वैल्यू में। 20% लेस वैल्यू में, ये है ना उसकी वैल्यू। तो कह रहा है मैं इतने में नहीं लेके जाऊंगा, मैं 20% लेस में लेके जाऊंगा। तो हम बाय कानव लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और 9600 को वो 9600 में नहीं लेके जा रहा, 20% लेस में लेके जा रहा है। तो 9600 का कितना आ रहा है बेटा? 1920। हाँ देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ, तो कितने में लेके जा रहा है वो? 7,600। बिल्कुल ठीक, क्लियर। अब जो रिमेनिंग बचा उसके लिए क्या बोला गया है? रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो वो मार्केट में बेचा गया है। जो पार्टनर लेके जा रहा है उसके लिए नाम लिखेंगे, और जो कोई कुछ नहीं बोल रहा है वो मार्केट में बिकेगा, और मार्केट में बिकेगा तो कैश आएगा बाय बैंक स्टॉक। तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा था? 14,400 एट अ गेन ऑफ 10%। तो ये 10% गेन यानी 1440 में बेचा गया। ठीक है ना? तो कितने में बेचा गया? 15,840।
तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया है खत्म। अरुण आया समझ में? क्या नाम है तेरा? रवि, ऋषि, नहीं आया? दोबारा देखो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ट्रेड क्रेडिटर्स टू कवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं कि आप हमें पेमेंट करोगे ना, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी तो मार्केट में बेचोगे ना, है ना, आप हमें ही वो इन्वेस्टमेंट दे दो। ठीक, तो अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन ट्रेड क्रेडिटर्स पे टिक लग जाता है और इन्वेस्टमेंट पे टिक लग जाता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स भी गए और इन्वेस्टमेंट भी गई। ठीक है, अभी हमने क्या बेच दिया था? स्टॉक, स्टॉक पे टिक लग गया, और डेटर्स की भी ट्रीटमेंट हो चुकी है तो डेटर्स पे भी टिक लग गया, और प्लांट की भी ट्रीटमेंट हो चुकी है, प्लांट पे भी टिक लग गया, तो सारी एसेट्स बिक गई। सब दूसरा मेजर पॉइंट होता है सारी एसेट्स पे टिक लग जाए और लाइबिलिटी जो आउटसाइडर्स की उनकी पेमेंट चुका दो। ठीक है, तो देखो इधर ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट चुक गई, हमने नहीं की, लेकिन हमने क्या दे दिया था उनको? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी गई, ट्रेड क्रेडिटर्स भी गए। अब बताओ क्या बचा? पहले और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कभी वही टिक न लगवा दे। तो ये पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया, क्रेडिटर्स गए, इन्वेस्टमेंट गई। ठीक है, नेक्स्ट, कानव एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखो कानव का लोन है ना, ये रहा लोन। अगर हम इसे पैसे देने पड़ते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू बैंक, लेकिन हमें इसे एसेट देनी पड़ रही है। ठीक है, जब भी हम एसेट देंगे एसेट्स, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या यूज करेंगे? ठीक है ना। अब एसेट चाहे जितनी की भी हो, हमें उसका लोन कितना देना था? 35,000। तो जब हमने उसको एसेट दी तो उसका लोन चुक गया, तो वो एसेट की कीमत क्या कहलाएगी? 35,000, चाहे वो जितने की भी हो, लेकिन हमारा लोन कितने का चुका रही है वो? 35,000। तो अनरिकॉर्डेड एसेट की कीमत यहाँ लिखा है 40,000, लेकिन हम उसे फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं लोन की, तो उसकी वैल्यू कितनी कहलाई जाएगी? 35,000। क्या कानव तुम्हें 5,000 वापस देगा? नहीं, हो गया मेरा लोन पूरा। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट 40 की हो, 50 की हो, 1 लाख की हो, अगर वो 35,000 के लोन के बदले में जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या कहलाई जाएगी? 35,000। तो यहाँ पर आप टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिख दोगे जिससे आपको ध्यान रहे? अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, और ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब क्योंकि यहाँ पे टू रियलाइजेशन वर्ड आपने यूज किया, माने ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी जाएगा। इधर टू रियलाइजेशन आया ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन के किधर जाएगा? ये बाय में। किधर जाएगा ये? बाय में। बाय कानव्स लोन अकाउंट, ये वाली वैल्यू कितना? 35,000। ये इसकी वजह से यहाँ पर आई है, क्योंकि कानव को आपने जो लोन दिया था उसकी पेमेंट आपको बैंक से करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो बैंक से नहीं किया, आपने उसे एसेट उठा के दे दी। एसेट तो रियलाइजेशन की आइटम होती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन अकाउंट अगर आ गया तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही आना चाहिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कौन सा पॉइंट नंबर था ये? 5। और अब लास्ट पॉइंट देखो, 6। कानव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन का सारा काम, सारी एसेट्स मैं बिकवाऊंगा, सारी लाइबिलिटीज मैं चुकवाने में मतलब वो करूंगा मॉनिटरिंग। तो इसके लिए मुझे पैसा दो, रेम्यूनरेशन दो, सैलरी दो। कितनी? 12,000। एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, और रियलाइजेशन का खर्चा जो भी होगा ना, ये किसका बजा? और रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो भी होगा, बेटा कुछ नहीं समझ में आने वाला तेरे को, 1 सेकंड 2 सेकंड। बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक होता है पे रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक होता है बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। पे रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब है मैं पे करके आ जाता हूँ कि कंपनी से ले लूंगा, फर्म से ले लूंगा। और बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है कि अब ये मेरा ही होगा खर्चा। ठीक है, उसने क्या बोला कंपनी को कि मैं सारा काम करूंगा, मुझे 12,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दे दो। एंड बियर वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना,
बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी मैं ही बियर कर लूंगा। कंपनी तुम टेंशन मत लेना, फर्म तुम टेंशन मत लेना, तुम पैसे मत देना, वो वाले बस मुझे दे दो 12,000। ठीक है, तो फर्म का खर्चा कितना होगा, 12,000 कि 8,000? केवल 12,000। 8,000 वो जाने अब कौन, कानव, क्योंकि कानव को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और कानव कह रहा है मैं कर लूंगा बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, मुझे दे दो लेकिन रेम्यूनरेशन। तो जो हम कानव को देंगे ना, टू कानव रेम्यूनरेशन, वो हमारा खर्चा है 12,000 और 8,000 कंपनी की बुक्स में नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब इस पॉइंट को करने के बाद हम देखते हैं इधर कौन सी लाइबिलिटी बची। ये चुक गई, ये चुक गई। IFF तो कई लाइबिलिटी होती नहीं है, ये बची एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो इस लाइबिलिटी को चुकाना कंपलसरी है टू बैंक। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, फंड कितना, 60,000। क्लियर, सारी एसेट्स भी टिक हो गई, सारी लाइबिलिटीज भी टिक हो गई। ठीक, अब सबसे पहला काम देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, बताओ जरा। तो मैं देखूं इधर कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, 426,020। तो ये जो टोटल है ये इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से ये सब खर्चे माइनस करेंगे, तो ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद 20,020 बच रहा है। कितना बच रहा है, 20,020। तो एक प्रॉफिट बच गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू के आशीष और कान्हा, किस रेशो में, 3:2। तो 20,020 को 3:2 में बांटेंगे तो 12,012 आएगा और 8,008। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बंद होता है। उसके बाद जहां जहां पार्टनर के नाम आ रहा है, देखो अब इसमें बहुत बार आ रहा है, ये आ रहा है आशीष का नाम, ये आ रहा है कानव का नाम, ये आशीष और कानव, इधर आशीष का नाम और इधर ये कानव का नाम, लोन नहीं कानव का ये वाला नाम, बस 5 बार आ रही है नाम। तो अब हम ये नाम जहां जहां आ रहे हैं इनके कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। इधर बाय आशीष है तो इधर 2 लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। आशीष के में कितना लिखेंगे, 38,000। और ऐसे बाय कानव है तो 2 रियलाइजेशन तो हमने लिख लिया है, कानव में कितना लिखेंगे, 7680। ऐसे इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आया है ना। आशीष के में लिखेंगे 9,000 और 12,012, तो कितना हो जाएगा, 21,012। और कानव में लिखेंगे 12,000 और 8,008, तो हो जाएगा 20,008। क्लियर, तो सारे 1 2 3 4 5 पांचों एंट्री हो गई, कोई बची तो नहीं। ठीक है, अब दूसरा काम है, अब काम है कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना, एक लाइन छोड़ के। तो यहाँ पे 1,20,000 है तो यही वाली साइड ज्यादा होगी, 1,20,000 और 12,000 और 21,012, मेरे को बनाना पड़ेगा, तो दे नहीं रखा। टोटल करो कितना आएगा, 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 21,012, कितना आ गया, 1,53,012। और इसमें से ये माइनस कर देंगे 38,000 और माइनस कर देंगे 6,000, तो आ जाएगा 1,09,012। और इसको लिख देंगे टू बैंक, क्या लिख देंगे, टू बैंक। आ रहा है समझ में। इधर देखो, इधर भी 80,000 8,000 20,000 यही वाला टोटल आएगा ज्यादा, 80 और 20 1,00,000, 1,08,008, 8,008। इसमें से माइनस करेंगे 1,08,008 में से क्या माइनस करना है, 4,000 और 7 से तो कितना बचेगा, 96,328। क्लियर। अब देखो बैंक अकाउंट में यहाँ बैंक जो आएगा वो रियलाइजेशन लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, तो कितना आया था, 60,000।
और इधर जहाँ जहाँ बैंक वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसके लिए लिखेंगे टू रियलाइजेशन 2,14,500 प्लस 15,840, तो टोटल कितना आ जाएगा 2,30,340। तो ये तो बैंक अकाउंट हो गया यहाँ से। अब आ जाओ इधर, तो कोई बैंक है क्या? नहीं। अब इधर आ जाओ, इधर है क्या? है। तो टू बैंक है तो इधर क्या आ जाएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय केज कैपिटल अकाउंट, पूरा पूरा नाम लिख देना 109,012,96,328। बस अब ये दोनों साइड टैली हो जानी चाहिए, ठीक है। 60,000 प्लस 109,012 प्लस 96,328, तो ये आ गया 2,65,340। क्लियर? तो ये आपका